Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the respiratory organs in the representative aquatic and terrestrial animals, and as well as we will discuss the respiratory properties of the respiratory surfaces. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange. And in the previous lectures, we have discussed the gaseous exchange in plants. Now, we are moving towards the gaseous exchange in animals, the more interesting topics. So, first of all, the respiratory organs. And representative aquatic and terrestrial animals. Clear? और जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैं और टेरेस्ट्रियल, दोनों में हम देखेंगे कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे ऑर्गन्स की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म से हम फिर आगे कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? यानी कि एनिमल्स की तरफ मूव करेंगे। सो रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज, the properties of respiratory surfaces कि जहाँ जहाँ से रेस्पिरेशन होनी है एनिमल्स में, तो उनकी क्या क्या जो है खासियतें होनी चाहिए, कौन कौन से कलेक्टिव या इम्पोर्टेंट उनके जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन मीन्स के गैसेस एक्सचेंज होनी चाहिए। क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज सरफेस एरिया the first point and the first property is that should be large surface area and moist. Clear? And moisture. The first important property of the respiratory surface. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है, बहुत जो है वो कॉमन सेंस की बात है कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ से उतनी ही ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो है कि वो मॉइस्ट होनी चाहिए, वहाँ पर मॉइस्चर होना चाहिए। क्लियर? नमी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया और उसके ऊपर अगर मौजूद है मॉइस्चर, मीन्स के वो मॉइस्ट है सरफेस, तो बहुत रैपिडली वहाँ से गैसेस एक्सचेंज यानी डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस से हो सकता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस, और वो प्रोसेस है दैट इज डिफ्यूजन। क्लियर? सो द एरिया फॉर gaseous exchange should be very large and kept moist, और वो नम होनी चाहिए सरफेस। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, लाइक
For example, the lungs and alveoli in humans and other animals which possess the lungs and the alveoli, and gills in case of fishes. Clear? तो फिशेस आपने देखी, उनके गिल्स मुसलसल चूंकि वो रहते ही पानी में, सो दे आर केप्ट मॉइस्ट. इसी तरह से लंग्स आपने कभी नोट किया, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब हम ऐसे करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जो है वो एक्सेल करते हैं, तो शीशे के ऊपर ऐसे नमी सी आ जाती है, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट वो डिज़ाइन में बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं. सो वो नमी किस वजह से है? क्योंकि यहाँ से जब एयर हम एक्सेल कर रहे होते हैं, सो इट इज़ केप्ट मॉइस्ट, इट इज़ 100% केप्ट मॉइस्ट. ठीक है, जब इनहेल करेंगे तो उसमें मॉइस्चर की कमी बशी हो सकती है, लेकिन जब वो एक्सहेल करते हैं तो उसमें मॉइस्चर लाजमी होता है, बिकॉज आवर लंग्स एंड एनवोलाई दे आर मॉइस्ट, ताकि आसानी से जो रेस्पिरेशन हो सके, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सके. नंबर 2, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज थिन एपिथेलियम. सो इन केस ऑफ एनिमल्स, जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती हैं वो एपिथेलियम से बनी होती हैं. बहुत सादा सी और लॉजिकल सी बात है. अगर कोई एपिथेलियम जो कि रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर वो थिक होगी तो मतलब कि नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा होगा, तो वहाँ से गैसेस को डिफ्यूज़ करके दूसरी साइड पे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो ये फिजिबल नहीं है. इसलिए अल्लाह ताला ने जो एपिथेलियम रेस्पिरेशन के लिए बनाई, यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए बनाई एनिमल्स के अंदर, वो बिल्कुल बारीक बनाई. आप एल्वोलाई की ही मिसाल ले लें, तो एल्वोलाई इट इज़ मेड ऑफ थिन वॉल्स. आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे. थिन वॉल्ड होती हैं. सो the epithelium through which gaseous exchange has to occur should be thin. Clear? As in the case of humans, it is only 2 cell thick. It is only 2 cell thick layer. एक तो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन और दूसरा उसके ऊपर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जस्ट 2 सेल यानी थिक लेयर बनती है. ठीक है, और जिसके दरमियान में से आसानी से जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो सकती हैं. क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज, और द थर्ड प्रॉपर्टी इज वेंटिलेशन. तो वेंटिलेशन का लफ्जी मतलब क्या है? क्योंकि गैसेस का तबादला होते रहना, चेंज होते रहना. ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, एयर के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जा रहा है. सो दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज वेंटिलेशन मेंटेन्स a steep diffusion gradient. अब इसमें जरा इस पॉइंट को समझ लें कि वेंटिलेशन जब मुसलसल एयर आ रही है, वापस जा रही है, उसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो उसमें इसका फायदा क्या होता है कि स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट किसे कहते हैं? एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है, दूसरी जगह पे लो कंसंट्रेशन है. तो स्टीप का मतलब होता है एक रैपिड फॉल हो, यानी कि ऐसे जैसे कि बिल्कुल वर्टिकल. तो आउटसाइड और इनसाइड जहां पर मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो एक्सचेंज होना है गैसेस का,
वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है या जो प्रेशर्स होते हैं गैसेस के, उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है। और इसी स्टीप डिफरेंस की वजह से, इस स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। जितना ज़्यादा वो स्टीप होगा, स्टीप का मतलब है कि जितना ज़्यादा वो वर्टिकल होगा, वर्टिकल वर्टिकल का यहाँ पर सेंस है हाई, और फिर उसमें सडन ड्रॉप आ जाए, और दूसरे साइड पे लो। एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे जो ब्लड के अंदर आ रही है, दैट इज 0.04%, और जब वो वहां से निकलकर और एल्वोलाई में चली जाती है, तो जब वो एक्सहेल एयर में जाएगी तो कितनी रह जाती है जी डियर स्टूडेंट्स, कितनी रह जाती है? सो दैट बिकम्स 4%। क्लियर? मतलब इनहेल हुई थी तो 0.04%, वापस गई दैट इज 0.4%। तो अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये कई गुना ज्यादा बन रही है। ऑक्सीजन कितने परसेंट अंदर आई थी? 21%। वापस कितनी गई? दैट इज 16%। और इसी तरह से इसमें जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर्स का जो डिफरेंस है वो भी अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से जो है वो वेंटिलेशन जो है और स्टीप ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि दो सरफेसेस के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स और कंसंट्रेशन है वो इतना ज्यादा होता है कि आसानी कोई जो गैस है वो डिफ्यूज हो जाएगी। क्योंकि डिफ्यूजन कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एक गैस के कंसंट्रेशन में, एक साइड पे हाई और दूसरी साइड पे उतना ही लो, तो उतनी आसानी से वो, उतनी ही रैपिडली वो डिफ्यूज कर सकेगी। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। एंड नंबर 4, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज कैपिलरी नेटवर्क। जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं उनके गिर्द कैपिलरी नेटवर्क लाजमी होना चाहिए। क्लियर? कैपिलरी नेटवर्क चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। जो कैपिलरीज, दिस आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेसिकली। तो जहां पर भी रेस्पिरेटरी सरफेस है वहां पर इनका एक नेटवर्क, मजबूत नेटवर्क होना चाहिए, काफी ज्यादा तादाद में होने चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ये वहां पर रिच नेटवर्क होगा कैपिलरीज का अराउंड द और ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, तो उतनी आसानी के साथ जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। So the respiratory surface should be provided with a rich network of capillaries. आगे चल के वैसे हमने डिस्कस भी करना है ह्यूमंस के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कोट कर देता हूँ। सो दिस इज एन एल्वियोलस, एक एल्वियोलस है, ठीक है, एक सिंगल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ, अल्लाह ताला ने बनाया है कैपिलरीज का एक बहुत अच्छा सिस्टम, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज देयर, ताकि एयर अंदर आ रही है, ठीक है, तो एयर इज मूविंग इनसाइड carrying oxygen in higher concentration and carbon dioxide in lower concentration, और यहाँ से वो आसानी से डिफ्यूज होने के बाद वापस भी यहाँ से जब जाए तो मैक्सिमम जो एयर है वो कंज्यूम हो सके, मतलब उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज करवाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर को रिमूव करवाया जा सके। फिर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, तो उसमें सबसे पहले हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो सबसे सादा एनिमल, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया, दैट इज अ डिप्लोप्लास्टिक एनिमल व्हिच इज हाइड्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन, सो रेस्पिरेशन, यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज रेस्पिरेशन in hydra. So what is hydra, dear students? Hydra, it is a diploplastic animal which, and
नाइटेरियन, क्लियर, फाइलम जो है नाइजेरिया से बिलोंग करता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल। So if we talk about the respiration, so there are no specialized organs or organ systems are there in hydra, clear? तो फिर कैसे होगा? So the respiration takes place through entire general surface area of hydra. तो पूरी बॉडी ही इसकी एंटायर जनरल सर्फेस, पूरी बॉडी के जरिए जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सकती है, लेकिन चूंकि ये एक्वाटिक है तो इसमें चारों तरफ से जो वाटर इसकी बॉडी में मौजूद है, फिर एंटर भी हो रहा है, एक बॉडी कैविटी भी है। यहाँ पर दो तरह की सर्फेसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, इसको याद रखना आपने। So the surfaces involved in respiration in hydra, जी डियर स्टूडेंट्स, तो वो दो सर्फेसेस कौन कौन सी हैं? एक तो एक्सटर्नल सर्फेस, नंबर 1 is external general surface, और दूसरी है the second one is the surface cells of gastrodermis। आपको याद है गैस्ट्रोडर्मिस, जिसको हम कहते हैं एंटीरॉन, ठीक है, जिसको हम एंटीरॉन भी कहते हैं। एक ही कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंटीरॉन, सेल एंटीरॉन, और उसमें जो अंदर वाली सरफेस है, दो तरह के, तो दो ही तो लेयर्स है सेल की, इसलिए तो हमने कहा था डिप्लोप्लास्टिक का। सो बाहर वाली जो है वो एंडोडर्मिस और अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस के जो सरफेस सेल्स हैं ऑफ द एंट्रॉन, दे आल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी lining and involved in taking oxygen in and removing carbon dioxide out of the body, clear? तो ये दो सर्फेसेस हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो एक्सटर्नल जनरल सर्फेस और दूसरी अंदर वाली साइड पे बात करेंगे। सो गैस्ट्रोडर्मिस की जो सर्फेस सेल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो हाउ? सो यू नो a single opening is here, this is mouth, this is a vase like body, hydra, it is sessile means कि एक जगह पर अटैच होता है, ये वैसे एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं करता। And these are the tentacles containing nematocysts और the stinging cells, आपने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से देखा, क्लियर? और इसकी बॉडी की दो लेयर्स हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल,
एक ये वाली लेयर, ये बाहर वाली लेयर एक्सटर्नल लेयर है जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, दैट इज एक्टोडर्म। और इसी तरह से अंदर एक लेयर मौजूद है यहाँ पर, सो दैट इज गैस्ट्रोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस, क्लियर। और उनके इन बिटवीन क्या है, नॉन सेलुलर एक लेयर है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, the water is entering, this is mouth, a single cavity, these are the tentacles, and this is ectoderm or ectodermis, and this one is the gastrodermis, clear, and which is also called the endodermis. और यहाँ पर there are present the flagellated cells, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया था डिटेल से। So these are the flagellated cells of the gastroderm, और ये पूरी कैविटी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और एंटीरॉन और सिलेंटीरॉन, ये तीनों इसी के नाम। सो अब यहाँ पर क्या है, एक तो वाटर जब अंदर आया तो उसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज हेयर, O2, ठीक है। तो ये यहाँ से अंदर इस तरह से डिफ्यूज कर रही है। इस तरह बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो ये वाली बाहर वाली एक्सटर्नल जनरल एंटायर जनरल सरफेस एरिया, और ये अंदर वाली इसके लाइनिंग, ठीक है, जो दो सरफेसेस की बात की। तो एक्टोडर्मिस जो बाहर वाला लेयर है वहाँ से भी शैडो में चूंकि सारा पानी मौजूद है तो वहाँ से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन अंदर आएगी, और दूसरा यहाँ से माउथ के जरिए जो पानी अंदर आ रहा है तो उसके जरिए भी ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके पहले गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स और वहाँ से फिर अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस लेयर से बाहर निकलेगी, और इसी तरह से एंडोडर्मिस से भी ये बाहर को मूव करेगी। इसी तरह से अमोनिया NH3, ठीक है, वो भी इन सरफेस से बाहर को निकलेगा, और इधर से एक्टोडर्म से भी बाहर को डिफ्यूज करके। द प्रोसेस इज ओनली वन, दैट इज डिफ्यूजन। और यहाँ से फूड भी एंटर हो रहा है, ठीक है, द फूड इज ऑल्सो बीइंग टेकन थ्रू द माउथ और द सिंगल ओपनिंग। और यहाँ पर जो प्रोसेस these gases move inside or outside the body by diffusion, clear? So that is basically hydra, clear? Or the food, it moves inside like this, clear? क्योंकि जो यहाँ से आया था तो डिफ्यूज करके पहले गैस्ट्रोडर्म से फिर आके वो एंडोडर्मिस के सेल्स में पहुंचाया जाएगा। ऑक्सीजन इसी तरह से बाहर वाला जो पानी, ये बाहर वाली एंटायर जनरल सरफेस है, और ये अंदर वाली जो सरफेस यानी कि जो इसकी गैस्ट्रोडर्मिस है वो भी एक्ट करेगी एज अ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एक फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एज सच ये मतलब कि ऑर्गन तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है प्रॉपर एक गैसेस एक्सचेंज के लिए, ना ही चूंकि ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
So that is a simplest form of respiration which is present in hydra, which is an aquatic animal. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थ फॉर्म। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।